फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 के हिंदी पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। महाकाव्य तथा खंड काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, महाकाव्य का नाटक उदात्त चरित्र का होता है। शांत, श्रृंगार व वीर में से कोई एक रस प्रधान तथा अन्य रस गौण रूप से उपस्थित रहते हैं। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। खंड काव्य किसी लोकनायक के जीवन के किसी एक अंश पर आधारित काव्यात्मक रचना होती है। प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में मुख्य अंतर कौन सा है, स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रबंध काव्य में कोई कथा काव्य का आधार होती है। इसमें किसी क्रिया अथवा घटना का काव्यात्मक वर्णन होता है। मुक्तक काव्य काव्य का वह रूप है जिसमें पद तो कई हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पद स्वयं में पूर्ण होते हैं। उनमें परस्पर संबंध का होना अनिवार्य नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स, काव्य के 2 भेद होते हैं। पहला है श्रव्य काव्य, दूसरा है दृश्य काव्य। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स, श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं। पहला है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के कालों के नाम निम्न हैं। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, शब्द के आंतरिक अर्थ को स्पष्ट करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो 2 महाकाव्य हैं पद्मावत और दूसरी है श्री रामचरितमानस। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मुक्तक काव्य का एक उदाहरण बताइए। तो फ्रेंड्स, रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित बिहारी सतसई मुक्तक काव्य का प्रमुख उदाहरण है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। खंड काव्य किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, किसी लोकनायक के जीवन के किसी एक अंश पर आधारित काव्यात्मक रचना खंड काव्य कहलाती है। इसकी रचना महाकाव्य की शैली पर होती है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आदिकाल के सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के एक एक प्रमुख कवि का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, आदिकाल के सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सरहापा हैं तथा जैन साहित्य के प्रमुख कवि मुनि जिन विजय हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आदिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए या वीरगाथा कालीन काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये दोनों सेम क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर सेम होगा, जो कि है पहला युद्धों के सुंदर व सजीव वर्णन और दूसरा आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हिंदी के प्रथम कवि का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को तथा राहुल सांकृत्यायन ने सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, परंतु सर्वमान्य मत के अनुसार सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वीरगाथा काल के एक प्रमुख कवि और उनकी रचना का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, प्रमुख कवि चंद्रवरदाई जी हैं और उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आदिकालीन 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, 2 प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो और जयचंद प्रकाश। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न नामों में से किन्हीं 2 नामों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, आदिकाल को चरड़ा काल तथा वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रेमाश्री शाखा के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो 2 प्रमुख कवि हैं कुतुबन और मलिक मोहम्मद जायसी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचना का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा की प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनकी प्रमुख रचना पद्मावत है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रेमाश्री शाखा के कवियों ने किस भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है? तो फ्रेंड्स, प्रेमाश्री शाखा के कवियों ने अवधी भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रेमाश्री शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो फ्रेंड्स, प्रेमाश्री शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न हैं। पहला है सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त एवं सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय की भावना। दूसरा है सांसारिक प्रेम की सहज अनुभूति में आध्यात्मिकता तथा उसकी प्राप्ति के प्रयास में योग साधना के दर्शन। तीसरा है आध्यात्मिकता, दार्शनिकता एवं रहस्यवादिता का आरोपण। चौथा है रहस्यवाद के दर्शन। पांचवा है अवधी भाषा एवं मसनवी शैली का प्रयोग। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सगुण भक्ति धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो फ्रेंड्स, सगुण भक्ति धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है परमात्मा के सगुण रूप की उपासना। दूसरा है वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा। तीसरा है जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए आचार एवं धर्म के मानदंड। चौथा है जीवन की सामान्य भावनाओं वात्सल्य, सख्य, रति भाव के सभी रूपों की भक्ति में परिणति। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अवधी भाषा के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, अवधी भाषा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रथम कवि कौन माना जाता है? लिखिए। तो फ्रेंड्स, कृष्ण भक्ति शाखा का प्रथम कवि विद्यापति को माना जाता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अष्टछाप समूह के कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, अष्टछाप समूह के कवियों के नाम हैं सूरदास जी, कृष्णदास जी, कुंभन दास जी, छीत स्वामी जी, चतुर्भुज दास जी, गोविंद स्वामी जी, नंददास जी और परमानंद दास जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के किन्हीं तीन संप्रदायों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, कृष्ण भक्ति शाखा के तीन संप्रदाय हैं वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सूरदास किस शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो फ्रेंड्स, सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो फ्रेंड्स, कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला है कृष्ण के बाल और किशोर रूप की आराधना। दूसरा है काव्य में श्रृंगार एवं वात्सल्य रसों की प्रधानता। तीसरा है ब्रज भाषा का प्रयोग जिसमें मुक्तक काव्य की प्रचुरता है। चौथा है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा प्रतीप आदि अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग। पांचवा है जीवन की सभी इच्छाओं का पालन करता श्री कृष्ण को माना गया है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करने वाले दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो दो प्रमुख कवि हैं सूरदास जी एवं कृष्णदास जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। राम भक्ति शाखा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो दो कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी एवं केशव जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। राम भक्ति शाखा के किसी एक कवि द्वारा रचित दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनके द्वारा दो प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस एवं गीतावली है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
आदिकाल के साहित्य को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, आदिकाल के साहित्य को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है नाथ साहित्य, चौथा है रासो साहित्य, पांचवा है लौकिक साहित्य। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तुलसीदास का रचना काल किस युग में पड़ता है? उनकी सर्व प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। या रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं या किस काल की रचना है, लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो सेम ही हैं। इसका आंसर है गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण धारा के प्रमुख कवि थे और इनकी सर्वप्रथम रचना थी श्री रामचरितमानस। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रूपरास माना जाता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैन साहित्य के 3 रास ग्रंथों और उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, जैन साहित्य के 3 रास ग्रंथ एवं उनके रचयिता निम्न हैं, जिनमें पहला है विजय सेन सूरी का रेवंती गिरी, और दूसरा है जिन धर्म सूरी का स्थूल भद्र रास, और तीसरा है रास मुनि जिन विजय का भारतेश्वर बाहुबली रास। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रासो साहित्य के 2 कवियों व उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, रासो साहित्य के 2 कवि हैं नरपति नाल तथा दलपति विजय, जिनकी रचनाएं क्रमशः हैं बिसलदेव रासो तथा खुमान रासो। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किस काल में हुई तथा इसके रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो की रचना आदिकाल में हुई और इसके रचयिता कवि चंद्रवरदाई जी हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नरपति नाल द्वारा रचित रासो साहित्य से संबंधित रचना कौन सी है, बताइए। तो फ्रेंड्स, वो है विसलदेव रासो। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भक्ति काल की सभी मुख्य काव्य धाराओं का परिचय दीजिए। तो फ्रेंड्स, भक्ति काल की 2 प्रमुख काव्य धाराएं हैं। पहला है निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा है सगुण भक्ति धारा। फ्रेंड्स, निर्गुण भक्ति धारा की 2 उप शाखाएँ हैं, जो कि हैं ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। इसी तरह से सगुण भक्ति धारा की भी 2 उप शाखाएँ हैं, जो कि हैं कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भक्ति काल की काल अवधि बताइए। तो फ्रेंड्स, भक्ति काल की काल अवधि सन 1343 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो 2 प्रमुख कवि हैं संत कबीर और रैदास जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बिहारी लाल किस काव्य धारा के कवि हैं? तो फ्रेंड्स, बिहारी लाल जी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीति काल की 5 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो 5 प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं श्रृंगार मंजरी, शिवा बावनी, रसिक प्रिया, ललित लालम, बिहारी सतसई। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीतिकाल को और किन नामों से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, रीतिकाल को अलंकृत काल, श्रृंगार काल एवं कला काल आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीतिकाल में काव्य रचना किन छंदों में की गई है? तो फ्रेंड्स, रीतिकाल में दोहा, सवैया, घनाक्षरी एवं कवित्त आदि छंदों में काव्य रचना की गई है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
पुनर्जागरण काल किस युग को मानते हैं? उस युग की एक काव्य कृति का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल मानते हैं और भारतेंदु जी की प्रेम सरोवर इस युग की एक काव्य कृति है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारतेंदु युग को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल, नई धारा एवं प्रथम उत्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारतेंदु जी ने किस सभा की स्थापना की तथा इसका क्या उद्देश्य था, स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, भारतेंदु जी ने कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी काव्य धारा में नवजीवन का संचार करना था। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स, कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और बद्री नारायण चौधरी जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारतेंदु जी की दो काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, भारतेंदु जी की दो काव्य रचनाएं हैं प्रेम सरोवर और प्रेम माधुरी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द्विवेदी युग की काल अवधि क्या है? तो फ्रेंड्स, द्विवेदी युग की काल अवधि सन 1900 ईस्वी से सन 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स, द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द्विवेदी युग के दो कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, द्विवेदी युग के दो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द्विवेदी युग की दो विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स, इस युग में कवियों ने ब्रज भाषा के मध्ययुगीन माध्यम को छोड़कर खड़ी बोली के आधुनिक माध्यम को अपनाया। दूसरा है परंपरा के जड़ पक्षों को छोड़कर नए क्षेत्रों व विषयों के पक्ष पर अग्रसर होने का आह्वान किया। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की दो काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो दो काव्य रचनाएं हैं साकेत और पंचवटी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द्विवेदी युग के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो दो महाकाव्य हैं साकेत और प्रिय प्रवास। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द्विवेदी युगीन काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों की दो दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत और पंचवटी तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रिय प्रवास और पारिजात इस युग की रचनाएं हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। छायावाद की कालावधि बताइए। तो फ्रेंड्स, छायावाद की कालावधि सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। छायावाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो फ्रेंड्स, दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं स्वच्छंदकारी काव्य रचनाएं और आध्यात्मिकता का संस्पर्श। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कामायनी तथा दीपशिखा के रचयिताओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के रचयिता हैं तथा दीपशिखा की रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। राम भक्ति शाखा की दो विशेषताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसकी पहली विशेषता है शांत रस तथा दास्य की भावना में प्रधानता और दूसरा है अवधि तथा ब्रज भाषा का प्रयोग, प्रबंध और मुक्तक दोनों का काव्य शैलियों तथा विविध छंदों का प्रयोग होना। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
केशव द्वारा रचित किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स वो रचना है रामचंद्रिका। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का क्या योगदान है, लिखिए। तो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य में भक्ति काल का प्रमुख योगदान यह रहा कि भक्त कवियों ने डूबती हुई भारतीय संस्कृति को विनष्ट होने से बचा लिया। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भक्ति काल की विभिन्न विशेषताओं के कारण भक्ति काल को हिंदी काव्य साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो फ्रेंड्स रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नवत हैं, जिनमें पहला है रीति निरूपण, दूसरा है श्रृंगारिकता की प्रधानता, तीसरा है भक्ति का पुट, चौथा है राजाओं की प्रशंसा, पांचवा है वीर रस का प्रयोग, छठवां है नीति की प्रवृत्ति। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीतिकाल की प्रथम कृति कौन सी है, लिखिए। तो फ्रेंड्स रीतिकाल की प्रथम कृति है नंददास जी द्वारा रचित रस मंजरी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीतिकालीन कविता की दोनों प्रमुख धाराओं के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स वो दो प्रमुख धाराएं थी रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीतिकाल में वीर रस का प्रमुख कवि कौन था, उनकी एक रचना का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स कविवर भूषण रीतिकाल में वीर रस के प्रमुख कवि थे। उनकी एक रचना थी छत्रसाल दशक। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचना भी बताइए। तो फ्रेंड्स रीतिबद्ध काव्य धारा के दो कवि हैं चिंतामणि जी एवं केशव जी, और इनकी रचनाएं क्रमशः हैं रामविलास एवं कविप्रिया। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीतिकाल के किन्हीं दो रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स रीतिकाल के दो रीति मुक्त कवि हैं घनानंद जी और भूषण जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सुनहले सैवाल तथा गीत फरोश के रचनाकारों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स सुनहरे सैवाल के रचनाकार हैं अज्ञेय जी और गीत फरोश के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नई कविता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स सन 1960 ईस्वी में नई कविता प्रकाश में आई जो कि प्रयोगवादी धारा का विकसित रूप थी। हिंदी कविता वर्तमान में प्रयोगशीलता की प्रवृत्ति से आगे बढ़ गई है। नई कविता अब पहले की कविता से अपनी पूर्ण पृथकता घोषित करने के लिए प्रयत्नशील है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नई कविता की दो विशेषताएं बताइए। तो फ्रेंड्स नई कविता की दो विशेषताएं हैं नवीन अभिव्यंजना विधान और नूतन कलात्मकता। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नई कविता की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स वो दो रचनाएं हैं कला और बूढ़ा चांद और दूसरा है चक्रवाल। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नई कविता को अकविता क्यों कहा जाने लगा। तो फ्रेंड्स कविता के परंपरागत स्वरूप से अत्यधिक भिन्नता धारण किए होने के कारण नई कविता को अकविता कहा जाने लगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नई कविता से संबंधित किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स वो दो पत्रिकाएं हैं कल्पना और ज्ञानोदय। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद तथा सुमित्रानंदन पंत की दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद जी की दो रचनाएं हैं कामायनी और झरना, जबकि सुमित्रानंदन पंत जी की दो रचनाएं हैं वीणा और लोकायतन। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति में सर्वप्रथम छायावाद की झलक दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स जयशंकर प्रसाद की कृति झरना में सर्वप्रथम छायावाद की झलक दिखाई देती है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं।
छायावादी कविता के ह्रास का क्या कारण था? तो फ्रेंड्स, विदेशी शासन के दमन चक्र के नीचे पिसते हुए भारतीय जनसाधारण की निरंतर बढ़ती हुई पीड़ा को छायावादी कविता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रगतिशील लेखक के संघ की स्थापना कब हुई तथा इसके प्रथम सभापति कौन थे? तो फ्रेंड्स, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1936 ईस्वी में हुई और इसके प्रथम सभापति मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रगतिवादी युग के 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो 3 प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी, शिवमंगल सिंह सुमन जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ तथा इसके प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, पहला तार सप्तक सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके 7 कवि थे जिनके नाम निम्न हैं। पहले अज्ञेय जी, दूसरे नेमी चंद्र जैन जी, तीसरे भारत भूषण जी, चौथे रामविलास शर्मा जी, पांचवें गजानन माधव मुक्तिबोध जी, छठे गिरजा कुमार माथुर जी, 7वें प्रभाकर माचवे जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहले तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? तो फ्रेंड्स, पहले तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी ने किया। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। दूसरे तार सप्तक के कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, दूसरे तार सप्तक के कवियों के नाम निम्न हैं। रघुवीर सहाय जी, शकुंतला माथुर जी, हरिनारायण व्यास जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, शमशेर बहादुर जी, धर्मवीर भारती जी, नरेश मेहता जी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। धर्मवीर भारती की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, वो 2 रचनाएं हैं कनुप्रिया और ठंडा लोहा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रयोगवादी युग में कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई? तो फ्रेंड्स, पाटला, प्रतीक, दृष्टिकोण आदि पत्रिकाएं प्रयोगवादी युग में प्रकाशित हुई। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।